हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, राइट। इसे हम कहते थे प्रकाश का परावर्तन। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि बिना दर्पण के या बिना परावर्तक सतह के किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाए? कहने का मतलब परावर्तन तो होना चाहिए, किरणें तो उसी माध्यम में लौट जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सतह नहीं होनी चाहिए, सतह की अनुपस्थिति में ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। बिना सतह के परावर्तन हो सकता है ना। और उसी घटना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना में हम जानेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि बिना दर्पण के, बिना परावर्तक सतह के परावर्तन हो जाए। तो बच्चों, ये अभी तक हमने जितने भी अपवर्तन के उदाहरण देखे थे उसमें से सबसे लास्ट हमारा उदाहरण है, एक उदाहरण बच गया था यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके एप्लीकेशन भी काफ़ी रोचक है, राइट। तो इसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। दो माध्यम हमने बना दिए यहाँ पर स्टडी के पर्पज़ से। एक मैंने लिया है वायु और दूसरा लिया है जल। हम सभी जानते हैं कि वायु जल की तुलना में विरल होगा और जल होगा सघन। इसके अपवर्तनांक लिख दिए मैंने N1 और N2। अब यहाँ पर हम अलग अलग सिचुएशन लेने वाले, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ कर रखे हैं, N1, N2, N3, N4। और यहाँ पर एक सीमावर्ती पृष्ठ बना रखा है मैंने, जो आपके दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। इसे आप अर्थकारी पृष्ठ भी बोल सकते हैं। अब कोई वस्तु यहाँ पर सघन माध्यम में रखी हुई है, ठीक है। तो पहले हम सिचुएशन लेते हैं, एक किरण आरेख बनाते हैं इसका, कि कोई प्रकाश की किरण इस वस्तु से चलकर इस तरीके से गति करेगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी। तो इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और अभी तक जितने भी हमने रूल पढ़े हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब ये कोई आपतित किरण है, इस आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु से होकर गुजरेगी। जब अगर माध्यम नहीं बदलता तो किरण अपने आप से तो नहीं मुड़ती है, ठीक है। अगर माध्यम नहीं बदलता तो किरण इस तरीके से चलती, ठीक है, यानी कि अपवर्तन नहीं होता। लेकिन माध्यम के बदल जाने के कारण यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा और उसके कारण ये अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा अभिलंब से दूर ही हटेगी, कि मैंने बताया था आपको, सघन से जब प्रकाश की किरण विरल में जाती है। और मैंने कहा आपको ऐसे याद रखना है, सघन का मतलब अमीर, विरल का मतलब गरीब से, है ना। तो किरण जब अमीरी से गरीबी में जाएगी तो अभिलंब का साथ नहीं देगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंगल मेज़र कर लेते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा अपना आपतन कोण I, इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण, ठीक है। इसको 1 दे देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन है तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि सपोज हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें। तो कैसे बढ़ा सकते हैं कि अब ये किरण, आपतित किरण यहाँ पर नहीं आपतित होकर, एक मिनट सॉरी, अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ा दें, अब आप देख सकते हैं कि पहले वाली सिचुएशन से इसमें आपतन कोण का मान ज़्यादा है, ठीक है। और अगेन इसका अगर अपवर्तन नहीं होता है तो इस तरीके से सीधी सीधी जाएगी। लेकिन चूंकि हमें पता है माध्यम के बदल जाने से चाल परिवर्तित हो जाती है और अपवर्तन होगा, और अगेन यहाँ पर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैंने पहली वाली स्थिति के सापेक्ष आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, I2 का मान I1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यही बात आपको समझनी है कि जैसे ही मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया यहाँ पर, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। और इस तरीके से हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो किरण है, ये देखो आप सीमावर्ती पृष्ठ के नज़दीक आती जाएगी। और एक सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी कि आप आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो उस स्थिति में आपकी जो अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब देखो अगेन इसका
अगर अपवर्तन नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन अपवर्तन के कारण ये क्या होगी, इस सीमावर्ती पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, इसके संगत अपवर्तन कोण का मान बढ़ता गया, और हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई जिसमें जो अपवर्तित किरण है वो सीमावर्ती पृष्ठ के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा यहाँ पर आपतन कोण होगा उसे हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इसलिए इसे IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। सो क्रांतिक कोण को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आप एक अन्य तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके संगत अपवर्तित किरण सीमावर्ती पृष्ठ के समांतर हो जाए। ठीक है, तो उस न्यूनतम कोण को हम कहते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक और लास्ट स्थिति लेते हैं कि क्या होगा यदि अब हम कोण का मान और बढ़ाएं, यानी कि ये जो हमारा I1 I2 ये और I3 ले लेते हैं यहाँ पर, कि अगर क्या हो कि अगर हम इस चौथी स्थिति में, चलो I4 ले लेते हैं, I4 का मान अगर हम IC से और बढ़ा दें। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये 50 डिग्री है, तो अगर हम 50.1 डिग्री भी बढ़ा दें, थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो क्या होने वाला है, तो उसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक रख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आपकी जो किरण है सघन से विरल की ओर जा रही है, वो विरल में जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है ना। वापस से कि जब आपतन कोण का वह मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, वो विरल में जाती ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन को देखो, 4 नंबर की जो सिचुएशन है इसको आप एनालाइज करो कि यहाँ पर देखो कोई किरण विरल सघन से जा रही है और वापस सघन से लौट रही है ना, उसी माध्यम में लौटना, इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई दर्पण नहीं रखा हुआ है, कोई किसी भी प्रकार की सतह है ही नहीं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर किरण जो है, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वापस उसी माध्यम में लौट आ गई। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसी कारण, इसी वजह से कि यहाँ पर बिना सतह के यहाँ पर हो रहा है परावर्तन, इसी के कारण इसका बहुत ज़्यादा वाइडली इसका उपयोग है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में। सो इस तरीके से हमारा ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। क्वेश्चन जो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते गए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, और सेकंड जो इससे बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। ठीक है, अगेन इम्पोर्टेंट। सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो बच्चों पहली शर्त है यहाँ पर कि प्रकाश की किरण का सघन से विरल में जाना, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि विरल से सघन में जाए और वापस विरल से लौट जाए, ऐसा नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, एक बार आप टाइम निकाल के इसको ज्योमेट्री को बना के देखना कि क्या होगा। इधर आप विरल रख लेना, उधर सघन रख लेना,
ठीक है। और वही नियम लगाना जो मैंने बताए थे कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन उसमें भी मिलती है कि नहीं मिलती है ना? तो आपको ज्योमेट्रिकली भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी, आप इसको एक बार करके ज़रूर देखना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाए, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पर कि हमने देखा कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। दैट इज जो आई का मान है वो ग्रेटर देन आई सी, ठीक है। आई सी हम क्रांतिक कोण को डिनोट करते हैं यहाँ पर, आप थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं, और इसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, राइट। तो एक बार मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ कि परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे लिखेंगे, चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें जो कीवर्ड आनी चाहिए सघन विरल माध्यम आना चाहिए, ठीक है। उसकी ओर जारी है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये बातें इसके अंदर आनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए, ठीक है, सघन से विरल में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो वह किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज बोली आपको, आप चाहे तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो बातें हैं वो मैंने बताई यहाँ पर। सघन से विरल की ओर जानी चाहिए किरण, और क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, राइट। तो आप आई होप आप लिख लेंगे ये परिभाषा अपने शब्दों में, और हम आगे बढ़ते हैं। इससे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर हमने वायु को लिया था N1 अपवर्तनांक, ये था वायु का। जल के लिए लिया था मैंने N2, ये हो गया जल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये थीटा सी कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं स्नेल का नियम। सो हम जानते हैं स्नेल के नियम से, और स्नेल का नियम मैंने अप्लाई करना बताया था। चलो इस वाले सिचुएशन में हम लगाएंगे यहाँ पर स्नेल का नियम कि कैसे लगाते हैं। तो पहले आप किसी भी आपतन कोण को पकड़ो यहाँ पर। तो आपतन कोण क्या है, थीटा सी है। तो मैंने बताया था आप आई सी से भी लिख सकते हैं, थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो आपतन कोण क्या है, थीटा सी। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा सी, ठीक है। साइन आई की जगह लिखेंगे साइन थीटा सी इनटू किस माध्यम में है ये आपतन कोण, N1 माध्यम में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर N1 दे रखा है, अपन एन ये इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। N1 दे रखा है यहाँ पर, तो ये N1 हमारे जल के लिए है और N2 है वायु के लिए, ठीक है। तो N1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल्स टू अपना ये वाली सिचुएशन वायु वाले माध्यम में है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान साइन R और R की जगह रखेंगे 90 डिग्री इनटू किस माध्यम में है, N2 माध्यम में है, तो आपने N2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब N1 इनटू साइन थीटा सी इक्वल्स टू हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, और N2 का मान देखो, N2 किसका अपवर्तनांक है, हवा का, और हवा का अपवर्तनांक हम लेते हैं लगभग 1 लेते हैं, ठीक है। एक ही लेना आपको, एक होता है हवा का मान, अपवर्तनांक का मान हवा के लिए। सो यहाँ पर 1 हो गया, 1 इंटू 1। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/N1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल यहाँ से ज्योमेट्री अगर पता है, अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल आपसे हो जाएगा। और यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो देखिए इस फॉर्मूले से आप, अगर आपको अपवर्तनांक पता है तो आप क्रांतिक कोण किसी भी पदार्थ के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था अपवर्तनांक निकालना बहुत आसान है,
किसी भी अलग अलग मेटेरियल के लिए अगर आप उनके लिए अपवर्तन कोण का मान आप ये अपवर्तनांक का मान पता है तो आप वहाँ से इसके लिए क्रांतिक कोण का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर मेटेरियल के लिए दोनों के मान लिख लेता हूँ, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मान, क्योंकि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्रांतिक कोण के मान पर निर्भर करता है, राइट। और इसी को हम आगे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्पल में समझेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूँ इनके मान। यहाँ पर इस टेबल में ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, बस आपके बुक की एक आंकड़े दे रखे थे और इसमें से मैं कुछ कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ कि इस क्रांतिक कोण को अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे कम क्रांतिक कोण का मान है हीरे के लिए, और कितना है 24.41 डिग्री, और इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है 2.42, राइट। ये आपको याद रखना है इसमें से केवल और केवल हीरे के लिए, ठीक है। और बाकी के लिए आप देखेंगे तो देखो जल के लिए बहुत ज़्यादा है 48 इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जल के लिए है। उसके अलावा क्राउन, कांच, ये अलग अलग वैरायटी है कांच की, ठीक है, जिनके आपको यहाँ पर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मान दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान है सबसे कम है 24.41 डिग्री, ठीक है। इसी का रिजल्ट है कि हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये क्यों, कैसे, हम अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जो हमें दैनिक जीवन में ऑब्जर्व होते हैं। उससे सबसे पहला है हीरे का चमकना। तो हम सभी जानते हैं हीरा अंधेरे में चमकता है, और क्यों चमकता है इसका रीज़न आज हम इस घटना के द्वारा समझेंगे। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था टेबल से कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान आपको याद रखना है और अपवर्तनांक का मान भी याद रखना, ठीक है। तो हीरे के लिए देखो अपवर्तनांक का मान होता है 2.42। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हीरे के लिए n का मान जो होता है वो होता है 2.42, और क्रांतिक कोण का मान थीटा सी का मान होता है 24.41 डिग्री। यही है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसका देखो फिजिकल मीनिंग बता लेता हूँ कि इस थीटा सी है ना, ये 24.41 डिग्री है, इसका मतलब क्या है। ये 90 डिग्री है टोटल, देखो, ठीक है। और हर एक डिग्री पर हम एक किरण को लेंगे तो यहाँ पर कितनी किरणें बनेगी, 90 किरणें बनेगी। सॉरी कितनी बनेगी, 90 किरणें, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिग्री पर एक किरण, यहाँ पर दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी, पांचवी, एक एक डिग्री पर, ठीक है। तो ये जो किरण है ये इस तरीके से यहाँ जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी ये किरणें। तो ऐसे एक एक डिग्री पर हम एक एक किरण को ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान से समझना। तो ऐसे 24 डिग्री तक है ना, 24 है यहाँ पर, तो 24 किरणें, ये सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर 24वीं, ये वाली ले लेते हैं 24वीं किरण है। तो ये जो 24वीं किरण है ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर इस तरीके से अपवर्तित होगी, अभिलंब से दूर हट रही होगी, ये बना दी मैंने। अब एक किरण को मैंने ले लिया बिल्कुल 24.41 है ना, एक और ले लिया मैंने 24.41 पर, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। इसका मान मैंने कितना रखा है यहाँ पर 24.41। तो इसके संगत जो अपवर्तित किरण है वो कैसे जाने वाली है, इस पृष्ठ के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ली मैंने किरण 25 डिग्री पर, तो जैसे ही मैं 25 डिग्री पर लूँगा किरण, उसके बाद जो किरण है वो कैसे हो जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी अंदर। 26 डिग्री पर भी वापस लौट आएगी, क्यों, क्योंकि इस स्थिति, अब जो जितनी भी आगे स्थिति है वहाँ पर हम थीटा सी का मान जो है, थीटा जो आपका यहाँ पर आपतन कोण का मान है वो क्या रख रहे हैं, थीटा सी से ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं 25 डिग्री 24.41 से ज़्यादा है, तो अब जितने भी मान है 90 तक आप जो भी मान लेंगे उन सभी के लिए यहाँ पर जो
सिचुएशन होने वाली है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ठीक है। तो 24.41 से जितने भी बड़ी मान की आपतित किरणें हैं वो सारी की सारी वापस उसी माध्यम में लौटेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये कोण जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी आपके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखनी है। तो 90 में से अगर आप देखो हर 1 डिग्री पर आप किरण लें तो यहाँ पर 24 किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, वो जरूर अभिलंब से दूर हटेगी लेकिन वो विरल माध्यम में जाएगी। 25 से लगाकर 90 तक जितनी भी किरणें हैं, 25वीं 26वीं, राइट, तो यहाँ पर जितनी भी किरणें हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। सो ये इसका मतलब था। और अब हम समझते हैं कि हीरा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो हीरा जब खदानों में मिलता है तो उस समय ये नहीं चमकता है ना, इसको तराशने के बाद इसको घिसाई की जाती है, इसको तराशा जाता है, उसके बाद इसके अंदर चमक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्यों तराशा जाता है और तराशने के बाद में क्यों चमक उत्पन्न होती है उसी को हम देखने वाले हैं। तो एक यहाँ पर आपके सामने डायमंड है और उसका हम टॉप व्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका टॉप व्यू, ये रहा, ठीक है। टॉप व्यू कैसा है, षटकोणीय होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको इस तरीके से तराशा जाता है, ठीक है। एक जौहरी होता है वो इस तरीके से इसको तराशता है कि इसके लिए यहाँ पर आपतन कोण का मान हमेशा और हमेशा क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश की किरण को लेते हैं, तो सबसे पहले हम अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभिलंब होता है सतह के लंबवत, यहाँ पर हमने अभिलंब ड्रॉ कर लिया, ये सतह के लंबवत, ठीक है। तो कोई प्रकाश से किरण इस तरीके से यहाँ पर अपवर्तित अंदर प्रवेश की हीरे के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये वाली, ये इसका आपतन कोण है। अब यहाँ पर अगेन इस सतह से यहाँ पर टकराएगी, तो यहाँ पर हम एक और अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ होता ये है कि जो हीरे को इस तरीके से तराशा जाता है कि इसके लिए आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण के मान से अधिक ही रहता है। तो ये अब इस केस में ये जो किरण है इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी और ये जो कोण बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, ये हमेशा इससे थीटा सी से ज़्यादा रहेगा और उस स्थिति में ये किरण जो है बाहर न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आएगी ऐसे, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप अभिलंब ड्रॉ करेंगे और ये जो कोण है यहाँ पर आई आपतन कोण, ये थीटा सी से ज़्यादा रहेगा, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री इस तरीके से। तो अगेन यहाँ पर इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और इस तरीके से यहाँ पर ये जो किरण है ये अंदर ट्रैप हो जाती है और इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, राइट। और ऐसे एक किरण नहीं करोड़ों किरणें यहाँ पर इस तरीके से इस हीरे के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण हमें जो हीरा है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो हीरे के चमकने के पीछे कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है, कि इसको तराशा ही इसलिए जाता है, इसी तरीके से तराशा जाता है, इसकी साइड को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसके लिए आपतन कोण का मान हमेशा और हर सिचुएशन के लिए क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए, राइट। तो सेकेंड एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में पुटअप होना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर क्या कांच को अगर हम इस तरीके से डिज़ाइन कर लें तो क्या वो हीरे की तरह काम करेगा, है ना। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन बन रहा होगा, भाई कांच के साइड्स को हम हीरे की तरह ही बिल्कुल डिज़ाइन कर लें सेम टू सेम, राइट, जैसे होते हैं ना नकली डायमंड्स। सो क्या वो भी चमकेगा, अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपने भले ही यहाँ पर हीरे की तरह डिज़ाइन कर लिया लेकिन इसलिए अपवर्तनांक का जो मान होता है, ठीक है, या यूँ कहे कि जो थीटा सी का मान वो नहीं बदल सकते आप, वो घटा नहीं सकते। कांच के लिए और इनके लिए मैंने मान बताए थे, देखो इतने ज़्यादा होते हैं, आप कितना ही तराश लो इनसे ऊपर मान जा ही नहीं पाता आपतन कोण का मान, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से एनी हाउ अगर आप आपतन कोण का मान 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे है ना, जैसे इसको ले क्राउन कांच को बनाना हीरा, तो आपने ऐसा तराशा कि आपतन कोण का मान यहाँ पर 42 43 हो जाए तो ज़रूर वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हीरे के केस में चूँकि क्रांति कोण का मान ही काफ़ी अल्प है, इसलिए यहाँ पर इजीली अगर कोई किरण 25 डिग्री पर भी आपतित हो रही है तो उसके लिए वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है, ठीक है। इसी कारण से हम
यहाँ पर किसी भी कांच को हीरा नहीं बना सकते हैं, राइट। प्रकाशिक तंतु, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर उपयोग है इसका प्रकाशिक तंतु, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और इसी की खोज के साथ संचार की दुनिया में क्रांति आ गई थी, ठीक है, प्रकाशिक तंतु के कारण। और आज हम अगर 4G यूज़ कर रहे हैं तो इसी की बदौलत ही यूज़ कर पा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर और कैसे वर्क करता है, उससे पहले हम इसके यूज़ देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के ढेरों उपयोग है। देखो ये जो प्रकाशिक तंतु इसे बोलते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं, कभी सजावटी सामान में इसका उपयोग लेते हैं, गमले बनाते हैं ना, यहाँ पर लाइट सी टिप सी एक ऐसी नज़र आती है और बहुत वाइट कलर के होते हैं और ये कांच के बने होते हैं, राइट। सो इन्हें ही हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर और इन्हीं के अंदर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब कैसे होता है इसको हम समझेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जानेंगे। तो इसके बहुत सारे उपयोग है। एक तो इसका सजावटी सामान में है, दूसरा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपयोग है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में है, ठीक है। तो 4G अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर वाली लाइनें बिछा रखी होती है, ठीक है। सो जियो की अगर आप देखेंगे तो पूरे एशिया महाद्वीप में है ना, समुद्र के नीचे यही लाइनें बिछा रखी ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसके कारण आप इतना हाई स्पीड नेट आज यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा इसके चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सारे उपयोग है। एंडोस्कोपी आपने नाम सुना होगा, अगर पेट में कुछ भी अगर खराबी हो जाती है, अल्सर हो जाता है, तो वहाँ पर हम एंडोस्कोपी, देखो एक छोटा सा यंत्र होता है, इसमें लाइट दिख रही है आपको यहाँ पर, ये वाली। सो एक यहाँ से अगर पेट में कुछ खराबी हो जाती है तो वहाँ पर इसको अंदर भेजा जाता है, ताकि वहाँ से इसकी जो फोटोग्राफी या मॉनिटर पर इसको देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई अल्सर है वगैरह, इस तरीके से। सो एंडोस्कोपी आजकल बहुत नॉर्मल है, ये आजकल तो बहुत ऐसे मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे कान में कोई खराबी होती है तो इसको आपके डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो अंदर वो एक है ना इस तरह से वायर डालता है, तो इसी के है ना इसमें भी आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ होता है। प्रकाशिक तंतु की सहायता से लाइट को पहुंचाते हैं और वहाँ पर साथ में एक इनबिल्ट कैमरा भी होता है, जिसके सहायता से आप इंटरनल चीज़ों की यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आपके क्वेश्चन बना था कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, राइट। तो यहाँ पर हम इसका एक मैंने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्रोड कहते हैं और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे हम क्लेडिंग कहते हैं, एक परत चढ़ाई हुई होती है, ठीक है। और उस परत का जो अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर मैं इसको N1 ले लेता हूँ, वो इस क्रोड के अपवर्तनांक N2 से कम होता है, यानी कि N2 ग्रेटर देन N1। क्रोड वाला जो पार्ट है इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, क्लेडिंग की तुलना में। और जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर एक छोटे कोण पर भेजी जाती है, यहाँ पर इस तरीके से अंदर प्रवेश करेगी कोई प्रकाश की किरण। सो जब कोई किसी भी प्रकाश की किरण को इस प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया और ये हमारा हो गया यहाँ पर आपतन कोण का मान, ये हो गया आपतन कोण। सो होता ये है कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के अधिक हो जाने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो अंदर वाली सतह है ये किसका काम करेगी, सघन का, क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और बाहर वाली सतह विरल का काम करेगी क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक हमने कम ले रखा है। तो पहली शर्त पूरी हो गई, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना। सेकेंड यहाँ पर है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो जब इस तरीके से ये किरण यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तो वापस इस सतह के ऊपर टकराएगी, ठीक है, टकराने की कोशिश करेगी, लेकिन टकराने से पहले ही यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगेन ये जो आपतन कोण का मान है क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाने के कारण इसका इस तरीके से लौटेगी और बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये इस प्रकाश की किरण को आप लाखों किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, बिना क्षति के, नगण्य क्षति के। क्यों? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर कभी भी प्रकाश की किरण टकराती ही नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जस्ट ये प्रकाश की किरण मुड़ जाती है यहाँ पर,
टकराती नहीं है, फिजिकली नहीं टकराती है, ठीक है। इसी कारण से हम यहाँ पर श्रव्य जो भी हमने संदेश तरंगे होती है इनको लाखों किलोमीटर दूर तक आप बिना क्षति के पहुँचा सकते हैं, और इसलिए इस प्रकाशिक तंतु का अपन संचार या कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका हम उपयोग करते हैं। इन सभी के अलावा इसके काफ़ी एडवांटेज है, इसका मैं एक बता देता हूँ आपको कि सब इससे पहले जो हम यूज़ करते थे कॉपर वायर, इसके बाहर वाले जो पार्ट होते थे वो कॉपर के बने होते थे और अंदर एक ऐसे पट्टी होती थी जिसमें वाइट कुछ पार्ट ऐसे होते थे, ठीक है, टेलीफोन का वायर होते थे। सो इसमें दिक्कत दो थी कि यहाँ पर ये जो धातु के वायर बने हुए इनमें प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध के कारण ऊर्जा की हानि होगी, और दूसरी उससे भी बड़ी बात ये थी कि इसकी चोरियाँ काफ़ी होती थी, ठीक है, क्योंकि कॉपर काफ़ी महंगा बिकता है, इसलिए लोग जो है चुरा के कबाड़ खाने में बेच लेते थे। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत नहीं थी, जब ऐसे ही लाइनें बिछाई गई तो लोगों ने इसको चोरियाँ की, है ना, वही सेम एज यूजुअल, बट इसको कोई मोल ही नहीं मिला, इसको किसी ने ख़रीदा ही नहीं। अब क्यों नहीं ख़रीदा? क्योंकि प्रकाशिक तंतु बेसिकली बनते हैं कांच से, ठीक है, क्वार्ट्ज कांच से बनते हैं, और कांच किससे बनता है? रेत से बनता है, और आपको पता है रेत की क्या कीमत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब चोरी की जो समस्या है वो भी हट गई, और सेम यहाँ पर मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किसी भी तरीके से यहाँ पर ऊर्जा की हानि होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली कोई सतह से प्रकाश नहीं टकराता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज है, इसलिए आज हम फॉर्जी का यूज़ ले पा रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है मरीचिका। ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है कि जैसे हम कभी हाईवे पर, है ना, दिन के समय जब जो डंबर की सड़क होती काफ़ी तप जाती है, तो आप देखते होंगे वहाँ पर आपको पानी का आभास होता है, ठीक है। इसी आभास को, ये जो हमें आभास होता है, इसी को हम कहते हैं मरीचिका। अब ये जो घटना होती है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है रेगिस्तान इलाकों में। वहाँ पर जो दर्शक होता है या जो यात्री होता है उसे पानी का आभास होता है, ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ कोई पानी होता नहीं है, और उसे जो है पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं, राइट। तो अब ये उल्टे पेड़ हमें वैसे दैनिक जीवन में कहाँ दिखाई देते हैं? किसी पानी की सतह के नज़दीक। जब आप पानी के किनारे खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई तालाब वगैरह होगा, पानी होगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसको ऐसा भ्रम होता है। अभी कैसे होता है इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ जल्दी से। सो सपोज यहाँ पर ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब देखो रेगिस्तान में रेतीला इलाका होता है, सो वहाँ पर जो दिन के समय रेत जो होती है वो काफ़ी तप जाती है, ठीक है, काफ़ी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण उसके संपर्क में जो हवा की परतें होगी, ठीक है, वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा क्या होती है? हल्की हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठती है। कंपैरिजन जो इससे ऊपर वाली हवा होगी, जो इसके सतह के संपर्क नहीं होगी, वो कैसी होगी? ठंडी होगी, और ठंडी हवा आपका सघन माध्यम का काम करेगी, ठीक है, और ये हो जाएगी विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरणें, तो एक बात आपको ये समझनी है कि सतह के नज़दीक वाली परतें गर्म होगी तो विरल माध्यम का काम करेगी, और ऊपर वाली परतें कैसे काम करेंगी? सघन माध्यम का काम करेगी, ठीक है। ये विरल है, ऊपर वाली परतें सघन का काम करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जब यहाँ पर इस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर कोई दर्शक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश से किरण सपोज ऐसे गति कर रही है अंदर, ठीक है। अब सघन से विरल में जाती है यहाँ पर, और सिचुएशन ऐसा होती है कि यहाँ पर वापस से वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये किरणें इस तरीके से मुड़ जाती है ऐसे, और दर्शक की आंखों में प्रवेश करती है। लेकिन दर्शक की आंखें इनको बैक ट्रेस करती है, तो बैक ट्रेस करेगी तो आपको ऐसे यहाँ पर होगा, उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं ये जो पेड़ का ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, और इसी तरीके से पूरा जो पेड़ है इसको ऐसे दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, राइट। वापस से सघन से विरल में जा रही है, और आपतन कोण का मान यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें वास्तव में विरल में जाती ही नहीं हैं, ठीक है। और इस तरीके से दर्शक की आंखों में पड़ेगी, और दर्शक की आंखें जब इनको बैक ट्रेस करेगी तो उसको ऐसा लगेगा, उसको आभास होगा कि जो पेड़ है वो वापस वास्तव में उल्टा बना हुआ है। और उल्टा पेड़ हमें दैनिक जीवन में कहाँ ऑब्जर्व होता है? पानी के किनारे, इसलिए से उसको लगता है कि वहाँ पर कहीं पानी होगा, और इसी को हम कहते हैं मरीचिका, ठीक है। तो ये जो मैंने घटना बताई, अभी मरीचिका बता दी, आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता दिया, ठीक है, और हमने हीरे के बारे में पढ़ लिया। ये सभी की सभी घटनाएं हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अगेन पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसकी शर्तें इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसके यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सब उदाहरण में से आपका ऑप्टिकल फाइबर सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की बदौलत आज हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे आपका लेंसेज से, जो कि हमारा अपवर्तन पर आधारित उपकरण है। तो किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप, अगेन मैंने कहा कि आप पूछ सकते हैं बिना झिझक के, ठीक है।